जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, एक इस नए इनिशिएटिव में योजना मैगजीन का मंथली जो हम एनालिसिस करते हैं, इसमें भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में योजना का मार्च के एडिशन का जो एनालिसिस है वो हम सेकंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था वो लास्ट टू लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, क्योंकि अभी संडेज को हमारे मैराथन सेशन चलते रहेंगे, है ना, 29 मई तक, तो तब तक हम जो योजना का डिस्कशन है सैटरडेज को लेके आएंगे, ऑल्टरनेट सैटरडेज को। बाद में प्रीलिम्स के बाद हम संडेज को रिज्यूम करेंगे, अभी तक फिर सैटरडेज को करेंगे, राइट। सो दोस्तों, योजना मैगजीन, जैसे कि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता रहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, आप नए व्यूअर हैं, तो आपको थोड़ा बताने के लिए, ये मैगजीन तो एक ही आती है ना, ये मैगजीन पार्ट्स में नहीं आती है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत महंगी भी नहीं है, आपको इजीली आप किंडल पे भी बाय कर सकते हैं, फिजिकल भी इसको बाय कर सकते हैं अगर आपने फिजिकली रीड करना है, डिजिटली रीड करना है। पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है। एक ही मैगजीन आती है। हम क्यों पार्ट्स में करते हैं? ताकि चलो एक छोटा वीडियो बनेगा, ठीक है, रेलेवेंट बातें आपके साथ डिस्कस होंगी, एनालिटिकल आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, अब इस महीने का जो एडिशन है वो बजट को लेके है। अब टेक्निकल एनालिसिस नहीं है योजना में बजट का, वो हो चुका है। चलो, टेक्निकल एनालिसिस हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ लिया, एडिटोरियल्स में पढ़ लिया। अरविंद सर ने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का आपके साथ किया था। तो यहां पे हमने एनालिटिकल बातें करनी है। कौन से इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं योजना मैगजीन में? इस बार का बजट है ना, अप्रैल के महीने का फिनटेक को लेके, तो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। अब एक बात यहां पे समझने को है, अब आप कहेंगे सर इतनी किताबें हम पढ़ते रहते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अब ये योजना क्यों पढ़नी है? चलो, योजना मत पढ़ो, 70-80 पेजेस की मैगजीन होती है, मत पढ़ो, वीडियो देख लो, इसमें पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं योजना के वही आपके साथ डिस्कस करे जा रहे हैं। देखो, सिलेक्टिव रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है ना। पेज टू पेज अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो भी सही बात नहीं है, सिलेक्टिवली पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या क्या चीज नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखिए, सरकारी मैगजीन है ना, जैसे एडिटोरियल एनालिसिस में करता हूँ, हम एडिटोरियल एनालिसिस में देखते हैं काफी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता है ना। हर कोई, देखिए, कॉलमनिस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हेल्थ पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेके हर किसी के अपने व्यूज रहते हैं, अपने ओपिनियंस रहते हैं। क्रिटिसिज्म ना योजना की मैगजीन में दिखने को कम मिलेगा, क्योंकि यहां पे सरकार का स्टैंड है, सरकार ने अपनी योजनाओं को प्रमोट करना है, ठीक है, सरकार ने अपनी पॉलिसीज को प्रमोट करना है। तो बहुत जरूरी है। देखिए, हम क्रांतिकारी होके वहां पे हमने एग्जाम नहीं लिखना, है ना, मेंस में हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन के एग्जाम नहीं लिखना, हमने एक वेल बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ अपना आंसर लिखना है ना। तो एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। एक बैलेंस पिक्चर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर में से भी पढ़े, है ना। अब बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते हैं न्यूज़पेपर में जहाँ पे, जैसे हिजाब के इशू की बात करें, बहुत काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स आए थे जहाँ पे उसमें काफ़ी उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, हिजाब बैन को। लेकिन अब अगेन सरकार का क्या व्यू है वो भी हमको पढ़ लेना चाहिए। और अब एक बैलेंस्ड व्यू हमको मिल जाता है, बैलेंस पिक्चर मिल जाती है, तो उससे हमारा जो आंसर है वो एक अच्छा, एक वेल बैलेंस्ड आंसर हमारा बन जाता है। तो दोस्तों, कल संडे है, तो कल जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैराथन सेशन होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है, श्रद्धा मैम ले रहे हैं। कल सुबह 10 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं, आना चाहते हैं हमारे ऑफिस में, ये हमारा एड्रेस है, मोर देन वेलकम, प्लीज़ आइए, बैठिए, और श्रद्धा मैम के साथ आप पर्सनली भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मेंटर्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ पेड इनिशिएटिव है, आप देख सकते हैं, अगर आपने लेनी है कुछ पेड इनिशिएटिव फॉर जनरल स्टडीज, आपने इस साल मेंस देने हैं, अगले साल प्रीलिम्स देना है या मेंस देना है, तो जो हमारा कंटेंट है ना, कंटेंट हमारा कंप्लीटली प्री कम मेंस ओरिएंटेड होता है। हाँ, अब ये आपकी चॉइस है, अगर आपने कंटेंट के साथ टेस्ट सीरीज लेना है तो ये कोर्स अवेलेबल है, कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आंसर इवैल्यूएशन का कोर्स लेना है तो ये वाला अवेलेबल है। अगर आपको मेंटरशिप भी साथ में चाहिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 24,999 का है। तीनों कोर्सेज में आपको ईजी ईएमआई ऑप्शंस भी रहेंगे। चलिए, तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज डिस्कशन के। ये पार्ट 2 जो हम डिस्कस करें मैगजीन का। बात करते हैं बैंकिंग या डिजिटल करेंसी की। देखिए, यहां पे बात आती है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। नोटबंदी के बाद डिजिटाइजेशन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस किया गया है। इनफैक्ट नोटबंदी के बाद अब देखिए काफ़ी सारी ऐप्स हैं, भीम ऐप की बात करें, पेटीएम, गूगल पे, है ना, ये सब ऐप्स आजकल आपने चाय भी पीनी है, आपने 10 रुपये का ट्रांजैक्शन भी करना है तो भी आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। अच्छी बात है, डिजिटाइजेशन का कल्चर बढ़ रहा है ना। देखिए, अब वो एक डिफरेंट डिबेट है कि ब्लैक मनी गया कि नहीं गया, लेकिन चलो एक बात अच्छी है कि आपका डिजिटाइजेशन का कल्चर बढ़ रहा है ना। आपको एक कैश इकोनॉमी से हम कैशलेस इकोनॉमी के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बजट में थोड़ी प्रोग्रेसिव बातें करी गई थी डिजिटाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, बूस्टिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए।
अब इसको सेफ बना के रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे घोटाले भी होते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में। बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनको थोड़ा एप्रीहेंशन होता है कि हम पेटीएम करेंगे, कार्ड स्वाइप करेंगे तो कहीं हमारे पैसे ना कट जाए एक्सेट्रा, तो वो अवेयरनेस बढ़ानी भी बहुत जरूरी है। तो इस बजट के चलते ट्रांजैक्शन जो कि रुपे डेबिट कार्ड के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, अप टू ₹2000, या थ्रू भीम यूपीआई जो ट्रांजैक्शन किए जाएंगे अप टू ₹2000, उसको इंकरेज करने की बात करी गई है। कस्टमर्स को भी और बैंक्स को भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट ट्रांजैक्ट होगा तो द रुपे डेबिट कार्ड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे बातें यहाँ पे जो आपका डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए करी गई है। उसके बाद बात करें डिजिटल बैंकिंग यूनिट की। देखिए, बैंक्स विल नो मोर रिक्वायर टू बी ब्रिक एंड मॉर्टर, कहीं से भी आप बैंकिंग कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है आजकल, ठीक है। आप अपने फोन से भी अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी एफडी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगेन डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। अब अगर आप कहीं से भी आप अपना बैंक ऑपरेट कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट वुड obviously be able to provide better and personalized banking services using technology, है ना, using technology, that is very important। तो जो फिनटेक से एसोसिएटेड है ना, अगले जो अप्रैल का जो हमारा जो एडिशन रहेगा योजना का, उसमें फिनटेक से रिलेटेड काफ़ी बातें हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो लोग फिनटेक से एसोसिएटेड है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, उनका ये कहना है कि जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि कैसे ये जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रूरल एरियाज को भी प्रोवाइड की जा सकते हैं। अब रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको मीलों दूर चल के बैंक्स तक नहीं आना। अब जनधन योजना के चलते देखिए अब लोगों के बैंक अकाउंट बन रहे हैं, ठीक है, ये हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो कैसे वो भी इन प्रोडक्ट्स का, इन बैंक्स की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और डीबीयू यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। चलिए, कोर बैंकिंग सोल्यूशन इन पोस्ट ऑफिसेस। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी कि भाई आप कहीं से भी चाहे ऑपरेट कर सकते हैं। आपको अगेन वही बात है कि आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए, अपनी एफडी ऑपरेट करने के लिए, आपको ये नहीं कि बैंक 4 बजे तक ट्रांजैक्शन नहीं, आपने जैसे कैश जमा कराना है तो बैंक वाले आपको कहते हैं जी 4 बजे के बाद अब मत आना, 4 बजे के बाद हम जमा कराते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपको रात को 8 बजे, रात को 12 बजे, सुबह के 2 बजे, जितने मर्जी बजे आपने कोई ट्रांजैक्शन करना है आप ऑनलाइन बैठे बैठे कर सकते हैं। अब कोर बैंकिंग सोल्यूशन चलो बैंक्स में तो है, पोस्ट ऑफिस में भी, डाकखानों में भी शुरू कर दिया गया 2022 में। कोर बैंकिंग सिस्टम will get started in all the 1.5 lakh post offices, which will obviously also improve financial inclusion। ये सब जो स्टेप्स हैं डिजिटाइजेशन के, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के, डिजिटल बैंकिंग यूनिट के, किसको एम कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन को एम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीबीएस क्या है? सीबीएस एक फैसिलिटी है। अब प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एबीसीडी ऑप्शन दिया होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कि सीबीसी का क्या मतलब है। तो ये आप यहाँ पे छोटी सी बात है, समझ लीजिए। सीबीसी का एक फैसिलिटी है जहां पे जो सारी की सारी ब्रांचेस ऑफ बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो हो, दैट गेट्स कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। तो आपको फिजिकली यहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बात का प्रोविजन भी स्पेशली कोर बैंकिंग सोल्यूशन इन पोस्ट ऑफिस का जो प्रोविजन है इस साल के बजट में अनाउंस करा गया है। और आपके जो बाकी जो डिपॉजिट फैसिलिटीज हैं, जो बाकी आपकी स्कीम्स हैं, आपके किसान विकास पत्र हो गए, पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, तो अगर आपने इसमें भी कोई विड्रॉल करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, कुछ डिपॉजिट करना है, तो ये भी कोर बैंकिंग सर्विसेज में ही आ जाएगा इन पोस्ट ऑफिस। फिर उसके बाद बात करें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, तो इस बार क्रिप्टो टैक्स लगा है, 30% टैक्स लगा है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि देखो कि अगर हम 30% यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं क्रिप्टो टैक्स की, अगर हम बात करें, डजंट मीन कि हम क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमेट मान रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज लेजिटिमेट नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसीज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। बहुत बार हमने एडिटोरियल डिस्कशन में भी इसको लेकर डिस्कशन करा है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे ये काम होती है जो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे 30% कैपिटल गेन टैक्स की बात आई है। अब इसको कोई क्रिप्टो करेंसी को कोई बैकिंग तो है नहीं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसे सेंट्रल बैंक की, है ना। अब तो इस करके यहाँ पे देखिए बहुत चिंता भी जताई गई थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अभी हाल ही में पिछले साल की बात है, सिडनी डायलॉग हुआ था, तो वहां पे मोदी जी ने यह कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, अब इस बात की चिंता है कि वो नौजवानों के हाथों में है। अब क्या पता क्रिप्टो करेंसी जो हमारे जितने सारी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू होती हैं, सेफ नहीं है ना, बहुत अनोनिमस सोर्स है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स ये क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते रहते हैं लोग, तो सेफ नहीं है। और अब देखिए कोई सिस्टम भी नहीं है कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था जहां पे ये मेंशन था कि जो वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू ग्लोबली गोल्ड में नहीं है आज के टाइम पे। इतना लोगों ने गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट किया जितना लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बहुत क्लियर कर दी कि अगर टैक्स लेवाई कर रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डजंट मीन कि हम वर्चुअल डिजिटल एसेट को किसी भी किस्म की लेजिटिमेसी दे रहे हैं।
फिर बात करते हैं डिजिटल करेंसीज की। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, बहुत सारे देश अब इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इतना देखिए, सीबीडीसीज को लेके भी एडिटोरियल्स में हमने बहुत बात करी। अगेन वहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, वहां पे थोड़ा सीबीडीसीज को लेके थोड़ी चिंता थी कि क्या ये एक्चुअल में ल्योर कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, कि चलो आपने 30% टैक्स लगा दिया क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन क्या डज दैट मीन कि पीपल वुड बी इंटाइस्ड टू इन्वेस्ट इनटू सीबीडीसीज? 100 से ज्यादा देश हैं जो कि सीबीडीसी का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस साल बजट में हमारे भी यहाँ पे अनाउंस किया गया था, डिजिटल रुपी की बात करी गई थी। ठीक है, नाउ फॉर द सीबीडीसी अ प्रोविजन टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट इन द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फाइनेंस बिल हैज बीन मेड। अब जब ये एक्ट फ्रेम हो जाता है तो आरबीआई बैंक नोट्स को फिजिकल फॉर्म पे, डिजिटल फॉर्म पे इशू कर सकता है। देखिए, अब आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है, तो डेफिनेटली आरबीआई चाहेगा कि जो करेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड हो। क्रिप्टो करेंसी तो सेंट्रलाइज नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को तो कोई बैकिंग नहीं मिलती किसी भी सरकार की, किसी भी सेंट्रल बैंक की। लेकिन अगर हम इसको सेंट्रलाइज कर देंगे तो क्या आरबीआई हर एक ट्रांजैक्शन ट्रेस कर पाएगा? अगर हम इसकी डिजिटल करेंसी की भी बात करें, दैट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस एवरी ट्रांजैक्शन हैपनिंग थ्रू डिजिटल करेंसी। और अब देखिए, ये अब थोड़ा एक नई चीज है ना, इस बात को आईएमएफ भी मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, डिजिटल रुपये की बात आ रही है, लेकिन कैसे मिलेगा ये थोड़ा अब इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है। काफी लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, आने वाले टाइम में हमको पता लगेगा। लेकिन बहरहाल सीबीडीसी जो प्रेजेंटली वैलिड कहां पे, नाइजीरिया में है और 8 कैरिबियन कंट्रीज में है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से, तो ये बताइए कि आपका क्या व्यू है सीबीडीसी को लेकर। कुछ भी आप 10 शब्दों में, 15 शब्दों में, 20 शब्दों में कुछ भी बता सकते हैं। क्या लगता है कि सीबीडीसी का फ्यूचर है इंडिया में? जरूर बताइएगा। अच्छा, अगला जो टॉपिक है जी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें। देखिए, अब यहां पे इस बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करी गई है वो ये है कि कैसे, देखिए, प्राइवेट सेक्टर खर्चा करने को तैयार नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं कि भाई सरकार को कि आप 2 पैसे खर्च करो, 4 पैसे हम खर्च करेंगे, लेकिन किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे देश, हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात करते हैं ना, बहुत सारे देश अभी पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं। अब चलो दिल्ली में, महाराष्ट्र में फिर केसेस बढ़ रहे हैं, भगवान ना करे फिर से कोई वेव यहाँ पे सामने आ रहा हो, है ना। वही मार्च अप्रैल के टाइम पे फिर कोई ना कोई वेव आ जाता है। बट नेवरदलेस अब चलो बहुत सारी इकॉनमीज है रिकवर कर रही हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है, काफ़ी बेटर सिचुएशन है, जो 2 साल पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं। तो ग्लोबली भी इकोनॉमीज बहुत वीक थी, ठीक है, ग्लोबल रिकवरी चल रही है। अब उसके चलते अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, देखिए सरकार की बहुत जिम्मेवारी रहेगी, सरकारी जिम्मेवारी रहेगी कि कैसे खर्चा बढ़ाया जा सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो कि एसेट क्रिएशन में काम आया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बातें इस बजट में करी गई हैं। वो खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तभी नौकरियां होंगी, है ना, तभी जॉब क्रिएशन होगा, तभी जो हमारे उद्योगपति हैं प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, तभी 4 पैसे वो भी लगाएंगे। सरकार को पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। यहां पे 2 बातें समझनी जरूरी हैं कि ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दिस कम्स अगेंस्ट अ चैलेंजिंग बैकड्रॉप जहां पे कोविड-19 ऑब्वियसली हैज शेकन द ग्लोबल इकोनॉमी। और दूसरी बात, हमने अपनी इकोनॉमी को फिर से राइट ट्रैक पे वापस डालना है। पैंडेमिक से पहले भी हमारी इकोनॉमी कोई बहुत हेल्दी सिचुएशन में नहीं थी, अच्छी हमारी कोई हालत नहीं थी, है ना। बट आने वाले समय में हमको कंसिस्टेंटली, चलो डबल डिजिट ग्रोथ की तो बात की बात है, अभी $5 ट्रिलियन तो चलो अभी टाइम लगेगा, चलो बहुत जल्दी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंटली कम से कम 7 से 8% हमको जीडीपी की ग्रोथ तो दिखानी पड़ेगी ना आने वाले 5-6 सालों के लिए, तभी हम अपने प्री पैंडेमिक लेवल्स इतना रिवाइव हो पाएंगे। बिकॉज एक बात समझने को बहुत जरूरी है दोस्तों, आपकी जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो जीडीपी को बहुत ड्राइव करता है। जीडीपी को, ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए आपकी प्राइवेट कंजम्पशन बहुत जरूरी है। तो सरकार जो खर्चा अभी करेगी, तो सरकार के खर्चा करने से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा, लोगों की जेब में पैसे होंगे, तभी वो चीज खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी, विशेष साइकिल है। देखिए डिमांड साइड कंपोनेंट्स की, वही मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था। चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, पैंडेमिक के चलते हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। न्यूज आती रहती है कि जी हम जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने अचीव करा है। फॉरेक्स रिजर्व्स काफी अच्छी सिचुएशन में है, बहुत हेल्दी सिचुएशन में है। गवर्नमेंट कंजम्पशन भी ठीक ठाक है। अब यहां पे गवर्नमेंट कंजम्पशन की बात आती है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट की भी बात आती है। अब प्राइवेट कंजम्पशन को देखिए, अब प्राइवेट कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी जाके हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और तभी आपका प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा। और ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक विशेष साइकिल है जीडीपी को ग्रो करने के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो बजट ने बहुत ज्यादा पुश करा है, बहुत ज्यादा बड़ा पुश दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। देखिए बहुत हम पिछले काफी 6-7 महीनों से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं।
हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ाने की बात करते हैं, नॉन फार्म जॉब्स बढ़ाने की बात करते हैं। तो सरकार ने बजट में एलोकेट किया है 19,500 करोड़ फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। फॉर PLI की बात करें, फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो देखिए अब सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। सरकार ने देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि असेट क्रिएशन खर्चा करना है, तो कहीं ना कहीं तो आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको अपना थोड़ा जो पर्स टाइट करना पड़ेगा, जेब टाइट करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम MSMEs की बात करें तो MSMEs को 2 साल से काफी सपोर्ट की जा रही है। ठीक है, नाउ जो ECGLS स्कीम है जो MSME को, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर और प्रोविजन रखा गया ऑफ एडिशनल कवर ऑफ ₹50,000 करोड़। स्पेशली अगर हम कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स, एविएशन, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, ये बहुत सिवियरली हिट हुए थे पैंडेमिक के चलते, है ना। अब देखिए अब टूरिज्म थोड़ा बहुत रिवाइव होता है, कोई ना कोई वेव फिर आ जाता है ना। तो अब अगेन टूरिज्म रिवाइव नहीं हो पा रहा, तो कैसे टूरिज्म सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, इनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। फिर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे इस बजट में डिस्कस करी है, देश स्टैक ई पोर्टल। देश यानी कि डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, इस चीज का प्रोविजन इस बजट में रखा गया। इसके बारे में बात करेंगे, देश ये स्टैक क्या चीज है। ठीक है, और साथ में कीपिंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स इन द माइंड, जो ब्रॉड रिकवरी हम चाह रहे हैं पैंडेमिक के बाद, साथ में फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि ब्रॉड रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एंड फिस्कल कंसोलिडेशन, ये दोनों चीजों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और फिस्कल डेफिसिट, देखिए अब पैंडेमिक के टाइम पे खर्चा सरकार को बढ़ाना पड़ा था। देखिए खर्चा बढ़ाना कोई बुरी बात भी नहीं है, पर यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास जो रिसीव्ड्स हैं वो कम है, हमारा खर्चा ज्यादा है। तो 100 रुपए आपके पास आ रहे हैं, आप 110 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपए आप कहीं ना कहीं से तो उधार लेंगे, है ना। अब वो 10 रुपए उधार आप ले रहे हो, चलो, लेकिन अगले महीने आप वो 10 रुपए वापस भी कर पाओ जिससे आपने 10 रुपए उधार लिए, वो बहुत जरूरी है। तो चलो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, खर्चा बढ़ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। हम ये भी नहीं चाहेंगे अगर 100 रुपए सरकार के पास आ रहे हैं तो खर्चा सरकार सिर्फ 50 रुपए का करे। ठीक है, हम ऑस्टेरिटी इतनी भी नहीं चाहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि फिस्कल डेफिसिट को भी हम चेक में रखें। तो फिस्कल डेफिसिट को भी, जो कि 9% से भी ऊपर पहुंच चुका था, याद करिए जो पहला क्वार्टर था पैंडेमिक जब शुरू हुआ था 2020 में, अब उसको नीचे लेके आने की बात करी जा रही है 6.4% की। डेफिनेटली पैंडेमिक के टाइम पे इतने लोगों को हेल्प देनी है, राहत देनी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलानी, तो सरकार को ही खर्चा करना पड़ेगा उस वक्त। चलिए, अब जब फिस्कल कंसोलिडेशन की बात आती है तो डजंट मीन कि आज एकदम से ही हम सारे खर्चे टाइट कर लें। डजंट मीन कि मनरेगा है या सब्सिडीज हैं या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्या आज सबको ही हैंडीकैप कर दो, क्या आज सब बिल्कुल पैसे आपने, चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, असेट क्रिएशन आपने खर्चा करना है, डजंट मीन कि आप जो गरीबों को, ठीक है, जो जिनको जरूरत है अभी आपकी सहायता की, सरकार की सहायता की, वो जरूरत अभी हमने विड्रॉ नहीं करनी है। तो अभी जो सरकार की सहायता है वो उनके लिए बैसाखी की तरह काम आ रही है, सपोर्ट की तरह काम आ रही है। ठीक है, अब ये सब जो खर्चा है सब्सिडीज में या अगर हम बाकी स्कीम्स की बात करें, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट क्रिएटिंग नहीं होता, वो लायबिलिटी क्रिएटिंग होता है। फाइन, ठीक है। तो अब ठीक है, कैपिटल स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहां पे है। आने वाले, देखिए हमने गति शक्ति योजना की भी बात करी थी पिछले वीडियो में जब हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था मैगजीन का, है ना। अब कैपिटल स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था पिछले साल रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे पे कि जी आने वाले 5 साल में 110 लाख 115 लाख करोड़ हम खर्च करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो सरकार को भी देखिए, वो सारा का सारा पैसा तो सरकार नहीं लेके आ सकती है, बट डेफिनेटली सरकार अगर आज अपनी इच्छा प्रकट कर रही है, इंश्योर करेगी कि रेड टेपिज्म ना हो, करप्शन ना हो, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की बात करेगी थ्रू गति शक्ति योजना, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी रिवाइव करेगा, बिकॉज प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आज की बात करें, चलो ठीक है, अब हमने एक्सपोर्ट्स का टारगेट अचीव करा है, $400 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट्स करें, बट करंटली वी अकाउंट ओनली अबाउट 1.5% ऑफ द गुड्स सप्लाई टू द ग्लोबल मार्केट एंड अराउंड अबाउट 3.5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट फॉर द सर्विसेज। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जितना हम अभी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमको पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए बात करें दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड की। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात रहती है। अब हमारे यहाँ पे मैंने कल एडिटोरियल में भी ये बात करी थी, अब सड़क पे चलते कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति, उसकी उम्र कितनी होगी, 27-28 साल की होगी। ये एडवांटेज आज है हमारे पास, आज से 15-20 साल के बाद ये एडवांटेज नहीं होगा। वी आर ए यंग कंट्री, ठीक है, बट अगेन अनफॉर्चुनेट बात ये भी आती है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज कर लेते हैं। अब सरकारी नौकरियां में कितनी आएंगी, देखिए सरकार, देखिए हर साल हम देख रहे हैं कि चलो इस साल वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब हर कोई IAS नहीं बन सकता, हर कोई IPS नहीं बन सकता।
अब और जॉब्स क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे स्टार्टअप्स की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज की बात हो रही है। सरकार का भी फोकस है कि कैसे चलो बच्चे जो हैं, जो नौजवान हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं या अपना कुछ बिजनेस शुरू करें, सरकारी जॉब्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो। अब आज के जमाने में आज का जो युवा है, कोई भी हो, चाहे उसने बीए करा है, चाहे उसने बीटेक करा है, चाहे बीकॉम करा है, कुछ भी करा है, वो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में तो सब कुछ पता है। स्मार्टफोन कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, ये सब के बारे में तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। लिटरेट भी है, ठीक है, डिजिटली भी बहुत वेल एडवांस्ड है। पेटीएम चलाना, गूगल पे चलाना, सब कुछ आपको पता है। इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, सब आप चीजें जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो नौजवान है, टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं, हाई लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, लेकिन जॉब्स नहीं है। और व्हाट आर दे लैकिंग? दे आर लैकिंग एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। अभी भी बहुत सारे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, बैंक में, कहीं पे भी, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज में हो, ठीक है, हर किसी की अपनी एस्पिरेशन है, बैंक हो, एसएससी हो, स्टेट सिविल सर्विस है, यूपीएससी। लेकिन एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर होना भी बहुत जरूरी है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात को हम एक्सेप्ट कर लें तो बहुत बेहतर है, ठीक है। अब आज के जमाने में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं। अब देखिए, वो C++, जावा तो पुरानी बातें होगी। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। इसको लेकर कुछ कोर्सेज हैं। अब देखिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज की यहाँ पे बात आ जाती है, तो कितना अच्छा लिंक है इंडस्ट्री का अकेडमिया के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ। वो लिंक को बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है, तभी करके तो ये जो ऊर्जा है, एंटरप्रेन्योरियल जो पोटेंशियल है, तभी तो वो बढ़ेगा। अब बजट में, अब देखिए बजट में क्या बातें करेगी, अमृतकाल का बजट है। देखिए, आने वाले 25 साल में हम 100 साल पूरे कंप्लीट करेंगे अपने इंडिपेंडेंस की, तो ये इस बजट में उस चीज को लेकर इन्विजन किया गया। अमृतकाल का बजट इसको कहा जाता है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है। हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, द एजुकेशन पॉलिसी टू मीट द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। अब वो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बहुत एम्बिशियस बातें हैं। तो ये बजट डेफिनेटली फोकस किस पे कर रहा है? एजुकेशन पे, अपस्किलिंग पे, रीस्किलिंग पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। एजुकेशन के लिए बजट ने अपना जो आउटले है इंक्रीज करा है बाय अराउंड अबाउट 12%, ठीक है। तो युवाओं के ऊपर, उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर काफी फोकस करा जा रहा है। अब कोविड के चलते बहुत सारे बच्चे थे जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था। खास करके छोटे बच्चों की बात करें तो वो जो नर्सरी में है, क्लास 1 में, क्लास 2 में है, तो वो तो यूट्यूब पे तो नहीं देख के अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, है ना, या कोई ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। तो इस करके उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि स्कूल हो, टीचर हो सामने, साथ में दोस्त हो, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो बजट में अब देखिए डिजिटल एजुकेशन को लेकर बहुत बात करेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जिक्र करा गया कि कैसे एजुकेशन टूल्स को और ज्यादा वाइडन किया जा सकता है, कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है ना। डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। और एक बहुत सिग्निफिकेंट जो हाईलाइट है इस बजट का, वो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अंडर द गिफ्ट IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कैसे उनको ऑफर किया जाएगा कि वो कोर्सेज यहां पे इंडिया में आके प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसको हम STEM भी कहते हैं। स्टार्टअप्स के कल्चर की बात करें तो बजट ने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करा है कि कैसे स्टिमुलस दिया जा सकता है स्टार्टअप्स को। डिजिटल इकोसिस्टम तो ऑलरेडी बहुत थ्राइव कर रहा है। कैसे जैसे कि हम कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो कैसे अभी ऑलरेडी इतना अच्छा हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है, तो कैसे उस बात का लेवरेज उठा सकते हैं जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एम्फेसिस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर। ये टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में भी कैसे काम आ सकती हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, 76,000 करोड़ की उस जो बजट था कैबिनेट ने पास किया था सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस काफी आ रही हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर की जो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, लैपटॉप्स बनाने के लिए हो, गाड़ियां बनाने के लिए हो, फोन्स बनाने के लिए हो, इस सब में काम आते हैं। जरूरी है हार्डवेयर सेक्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हम जॉब्स बढ़ाएं। सॉफ्टवेयर में तो ठीक है, हमने बहुत ग्रोथ देख ली है। KPOs और BPOs की बात करें उसमें हमने काफी ग्रोथ देख ली है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ग्रोथ देखनी भी बहुत जरूरी है। फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स, है ना। तो ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी की भी बातें हो रही हैं। नेट जीरो हमने अचीव करना टुवर्ड्स 2070। तो सोचिए अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब क्रिएशन कितना हो सकता है ना। सर्कुलर इकोनॉमी की बात आ जाती है, सर्कुलर इकोनॉमी में कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। अब देखिए, ये सब बातें आपने एडिटोरियल्स में भी सुनी है, आपने एडिटोरियल्स में भी पढ़ी हैं। अब यहाँ पे आपने इंटरलिंक करना है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं देखने को मिल रहा आपको, यहाँ पे आपको अच्छी बातें देखने को मिल रही है, फैक्चुअल बातें, एनालिटिकल बातें हैं। तो आपने इंटरलिंक करना है अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें देश स्टैक ई पोर्टल की। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है देश स्टैक ई पोर्टल का क्या है कि कैसे अगर आपको स्किल चाहिए या अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा हुनर है, कैसे आप अपने आप को रीस्किल करना चाहते हैं, कोई और हुनर आप अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहते हैं, या अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, स्किलिंग अपग्रेडिंग हो, रीस्किलिंग हो, नई स्किल सीखनी हो, ठीक है, कैसी अपॉर्चुनिटीज आप एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीख सकते हैं। अब ये जो पोर्टल है सिटीजन्स को स्किल्ड करने में मदद करेगा। अगर आपकी स्किलिंग, अगर आपकी किसी भी चीज में लेकर आपकी स्किल बढ़ती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको उस सेक्टर से रिलेटेड आपको जॉब भी मिल सकती है, आप अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये पोर्टल हेल्प करेगा कि कैसे आप रेलेवेंट जॉब्स डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे आप एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल जनरेट, तो इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जा सकता है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जा सकता है, और ऑब्वियसली ये सब चीजें होंगी तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है सिटीजंस का वो भी बढ़ेगा। ठीक है, लोगों के पास नौकरी होगी, रोजगार होगा, बिजनेस होगा। ठीक है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो नई स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यूएनजीए ने 2023 का जो साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा है। बहुत बार हम बात करते हैं, शो गुलाटी के आर्टिकल्स भी इंडियन एक्सप्रेस में आते रहते हैं, बार बार मैं कहता रहता हूँ कि कैसे हम व्हीट और राइस से हटके बाकी क्रॉप्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कि मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स ज्यादा पानी कंज्यूम नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन में भी बहुत हाई रहते हैं, रेन फेड है। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें ज्यादा कोई इनपुट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि न्यूट्रिशन वैल्यू, व्हीट और राइस, ठीक है, हम बांटी जा रहे हैं गरीबों को। व्हीट एंड हमारा जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, व्हीट एंड राइस, इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए व्हीट और राइस की, आप देखिए कितना पानी डिप्लीट हो रहा है। एनवायरमेंटल कॉस्ट देखिए, मिलेट्स तो फिर भी अच्छे हैं, इसको हम पॉपुलरली कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। इतना एनवायरमेंटल भी ये देखिए, मतलब ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं मिलेट्स। ठीक है, तो अब देखिए बहुत लंबे अरसे से ये बात करी जा रही है कि आप इसको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम इसको भी थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय ऑफरिंग हायर एमएसपी प्राइसेस एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। ठीक है, नाउ दिस इज कल्टिवेटेड इन ओवर 130 कंट्रीज। मिलेट्स जो है क्लाइमेट रिजिलियंट है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म करें। ठीक है, हम लेके आए। ठीक है, अब ये बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये बहुत एक्सलेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मिलेट्स की जो खेती है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी कि कैसे आप फार्मर जो है अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, और बहुत ही कम दाम में, बहुत लो इन्वेस्टमेंट में, यानी कि इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है बहुत ज्यादा है। तो यूएनजीए ने 2023 में, फिर से इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा है। अब मिलेट्स इन इंडिया की बात करें तो जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च एट हैदराबाद है। ठीक है, तो इनकी कोलैबोरेशन के थ्रू दिस इज द की R&D इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिलेट्स के ऊपर R&D कर रहे हैं। तो जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं प्रोडक्शन में, मिलेट्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व, ठीक है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हैं मिलेट्स से रिलेटेड, उस पे काम चल रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा दे आर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ मिलेट्स। द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो परस्यूइंग द मिशन टू क्रिएट मार्केट्स फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ मिलेट प्रोडक्शन सिस्टम। लेकिन बात फिर यही आती है ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आप जो एडिटोरियल हमने जो कल डिस्कस किया था, इतनी बड़ी मार्केट तो हमारे इंडिया में ही है, इतनी आबादी है, तो हमारी अपने लोगों की जो आबादी है बहुत बड़ी मार्केट है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। कि हमको बाहर किसी मार्केट को यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, कि अगर हमने मिलेट्स का एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ाना है। ठीक है, और स्टडीज बताती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो मिलेट्स है ना, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें, सॉइल हेल्थ की बात करें, सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, सबसे जरूरी बात न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन या ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें, व्हीट और राइस से आपको क्या कार्बोहाइड्रेट्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, आप ओबीस ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है, तो अब गरीबों को भी व्हीट और राइस बांटने से उनको न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा ना। राइस की क्वालिटी, व्हीट की क्वालिटी कैसी है, वो भी तो मैटर करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि मिलेट्स को हम अपने फूड सिक्योरिटी एम्बिट में भी इंक्लूड करें। चलिए दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन, तो सैटरडे संडे जैसे आपको पता है स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, तो आपने अगर अगले साल अपना अटेम्प्ट देना है तो दोस्तों स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर बैठिए। ठीक है, आप अवेल करिए, आप इस दिए गए नंबर पे इसके बारे में कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट के चलते तो कुछ इसमें फीचर्स हैं, है ना। फीचर्स हैं कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि टॉप 5 कैंडिडेट्स रहेंगे जो कि इस टेस्ट में जो क्रैक करेंगे। ठीक है, 5% डिस्काउंट ऑन मेंटरशिप कोर्सेज रहेगा फॉर टॉप 100 स्टूडेंट्स, और जो सोशल इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड से उनको 25% जो यहाँ पे है वो उनको आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका सबसे अच्छा फीचर क्या है कि आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स हैं, अब वो आपको यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें हमारे बाकी कोर्सेज की, तो दोस्तों प्रीलिम्स भी पास में है। तो अगर हम बात करें फुल लेंथ टेस्ट की या हमारे जो डिफरेंट प्रीलिम्स कोर्सेज हैं 2022 के लिए, सब पे 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, इसको अवेल कीजिए। और ये 5 फुल लेंथ टेस्ट जो कि वैसे 1000 रुपए के थे, 50% ऑफ लगाने के बाद ये 499 के पड़ेंगे। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है ऑफ 50। ठीक है, तो इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल करके। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स हाईटेक रेवोल्यूशन। तो यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों हाईटेक रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर की। देखिए अब यहाँ पे अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देखिए एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या है। प्रोडक्टिविटी का एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बहुत बार हम बात करते हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, फार्मर्स की इनको डबल कर सकते हैं, लेकिन इस सबको करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी बहुत बहुत जरूरी है। एग्री स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, R&D को बढ़ाने की बात करते हैं, तो इस बजट में भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हेल्प करेंगे कि कैसे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे किसान ड्रोन्स की बात की जा रही है, जो किसान ड्रोन्स हैं, ठीक है,
They will help in promoting crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides, ताकि जितनी इंसेक्टिसाइड जितना पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड है उतना ही स्प्रे करा जाए, अननेसेसरली रेकलेसली इस चीज़ों को स्प्रे ना करा जाए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पे कुछ योजनाएं डिस्कस्ड हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी बातें आपने आई एम श्योर पहले भी पढ़ी हैं, एडिटोरियल्स में भी डिस्कस करते रहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हैं, क्योंकि प्रीलिम्स पास में तो मेरे को था कि चलो कुछ योजनाएं जो यहाँ पे डिस्कस्ड हैं इससे रिलेटेड वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक योजना आपकी आती है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। तो बात यहाँ पे आती है नेचुरल फार्मिंग को। तो ये जो योजना है नेचुरल फार्मिंग को फोकस करेगी। नेचुरल फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेचुरल फार्मिंग का चलिए आप बात करें बेनिफिट क्या है, वो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है, सॉइल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग बहुत सही रहता है। ठीक है, दिस मेक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फ्रेंडली। तो इस स्कीम के चलते, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करेगा। इस स्कीम के चलते यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अप टू ₹1,22,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 years फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है जी, अब यहां पे फोकस भी किया जाएगा ऑन द फार्मर्स लैंड विद इन द 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग द रिवर गंगा इन द फर्स्ट स्टेज। तो गंगा रिवर पोल्यूशन का भी बहुत सीरियस इशू रहता है, तो कैसे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके, जो कि बेसिन एरिया है गंगा रिवर का, तो कैसे वहां पे सॉइल फर्टिलिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, तो इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अब हाइलाइट्स की बात करें तो यूनियन बजट 2020-23 इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप सेक्टर्स की बात होती है। दे विल रिसीव फंड फ्रॉम नाबार्ड। एक एडिटोरियल भी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले जो एग्री स्टार्टअप से रिलेटेड था, है ना। गवर्नमेंट विल इंश्योर कि वीट और पैडी फार्मर्स जो है उनको एश्योर्ड इनकम मिले बाय मेकिंग डायरेक्ट पेमेंट्स ऑफ ₹2.37 लाख MSP फ्रॉम अप्रैल 2022 टू मार्च 2023। तो MSP कहीं नहीं जाने वाला। फार्मर्स का एक बहुत बड़ा अप्रीहेंशन था पूरे फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे कि MSP सरकार हटा देगी, तो सरकार बहुत बार कह चुकी है MSP हम नहीं हटाने वाले, MSP इज गोइंग टू स्टे। ऑयल सीड कल्टिवेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक मिशन चलाया जाएगा ऑयल सीड कल्टिवेशन को इंडिया में ज़्यादा एक एम्पटिस देने के लिए, ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। लाखों करोड़ रुपए हम वेस्ट करते हैं, इतना सारा पाम ऑयल जो हम मंगवाते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से। ठीक है, तो कैसे हम वो बचत कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिजर्व्स को और कंजर्व कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पे ऑयल सीड कल्टिवेशन की जो खेती है उसको बढ़ा सकते हैं। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के ऊपर एम्फेसिस दिया जाएगा, विल बी प्रमोटेड ऑल ओवर इंडिया विच विल हेल्प फार्मर्स improve their income as well as ensure the fertility and the good health of the soil as well. Definitely अगर आपकी soil की health अच्छी है, soil fertility maintained है, तो that will obviously be good for your agriculture productivity also. ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पाम ऑयल की। तो दोस्तों ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका जो एम है दैट इज द एनहांसमेंट ऑफ द एरिया ऑफ पाम ऑयल थ्रू द प्राइस इंसेंटिव्स। फोकस यहाँ पे ज्यादा कहाँ पे किया जाएगा? फोकस यहाँ पे अंडमान में रहेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। ठीक है, पाम ऑयल इज अ वेरी हाई पोटेंशियल क्रॉप और इसका जो प्रोड्यूस है दैट इज 10 to 46 टाइम्स मोर ऑयल पर हेक्टेयर कंपेयर टू द अदर ऑयल सीड क्रॉप्स। और ये बहुत सारा पाम ऑयल जो है, अब देखिए वोलेटिलिटी, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते कितनी वोलेटिलिटी बनी हुई है, कमोडिटी प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन आता है। अब ये हम कितना सारा, जब देखिए ऑयल भी कितना महंगा हो गया, पाम ऑयल भी बहुत महंगा हो गया। अब पाम ऑयल कितना सारा हम बाहर से मंगवाते हैं, इंडोनेशिया से, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, लाखों करोड़ रुपए हमारे वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो कितना सही रहेगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट नहीं होंगे। इंडिया की जो वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है इज द 4th लार्जेस्ट आफ्टर USA, चाइना एंड ब्राजील। ठीक है जी, जो ऑयल सीड है दिस अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड 3% ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो लॉन्च करने का पर्पस है कि कैसे जो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल है देश में, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है बाय ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एक्सपेंशन जहां पे इसकी कल्टिवेशन करी जाएगी। चलिए, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्पेशल फोकस जो रहेगा स्कीम का, जो मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम का, वो कहाँ रहेगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ पे स्पेशल फोकस रहेगा। फाइनेंशियल आउटले कितना करा गया है जब ये स्कीम लॉन्च करी थी? 11,040 करोड़ का। चलिए दोस्तों, बात करेंगे इनिशिएटिव्स फॉर रूरल वुमेन के बारे। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे। तो ये जो आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, DAY NRLM जिसको हम कहते हैं, दिस वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 2011। नवंबर 2015 में इस प्रोग्राम को रीनेम करा गया था एज द दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY NRLM। ठीक है, इसका जो इसमें सपोर्ट वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट है वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है। मिशन एम क्या करता है कि कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं फॉर द रूरल पुअर। ठीक है, तो रूरल पुअर को केटर करती है जो मिशन है। ठीक है, कि कैसे उनकी हाउस होल्ड जो इनकम है वो इंक्रीज की जा सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग देम गुड एक्सेसिबिलिटी टू फाइनेंशियल सर्विसेज।
चलिए, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द स्कीम DAY NRLM की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, खास करके जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGs हम उनको कहते हैं, कैसे वो अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट कर सकते हैं अपने गाँव में, अपने ब्लॉक में। तो जो DAY NRLM है, दिस फैसिलिटेट्स यूनिवर्सल एक्सेस टू द अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर, और इसको हेल्प करने के लिए जो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। ठीक है, तो ये स्कीम बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है कि कैसे लास्ट माइल डिलीवरी पहुंचाई जा सकती है ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इन द रिमोट रूरल एरियाज। और देखिए, अब बहुत सारे जो लोग हैं रूरल एरियाज में, उनको ईजिली एक्सेसिबिलिटी भी नहीं मिलती बैंकिंग सर्विसेज के लिए। पहली बात, उनको इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। तो ये दोनों बातों का खास ख्याल रखा जाएगा और यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट साखी। चलिए दोस्तों, फिर बात यहां पे आती है, अगर हम बात करें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की। बहुत सारे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या बहुत सारे जो गरीब किसान हैं वो औरतें हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर गांव में जाएंगे तो वहां पे तो हस्बैंड वाइफ सारे बच्चे फार्म पे काम करते हैं। ठीक है, वो बहुत गरीब भी होते हैं। लैंडलेस लेबरर्स की भी बात करें, कहीं के पास जमीन भी नहीं होती है। तो ये जो है, अगेन ये टारगेट किसको किया जाएगा? रूरल वुमेन को, खास करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो ये जो एज अ पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड इंटरवेंशन, ये जो स्कीम है, दिस वाज इनिशिएटेड एज अ सब कंपोनेंट ऑफ द DAY NRLM इन 2011। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो क्या है? टू एम्पावर वुमेन बाय मेकिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, और कैसे उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सकती है एग्रीकल्चर में, और कैसे एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव किया जा सकता है। 3 फोकस एरियाज जो 3 ब्रॉड फोकस एरियाज हैं इस स्कीम के, वो कौन से हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ठीक है जी। चलिए फिर बात करें आजीविका। अब देखिए, योजनाएं हैं, है ना, ये स्कीम्स हैं, तो ये स्कीम्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्रीफली, जिसके जो हमने हाईलाइट्स है थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। प्रीलिम्स की अगर आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है, तो हमको पूछे भी जा सकते हैं। थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब बात करेंगे आगे के बारे, यानी कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे। ये भी एक सब स्कीम है अंडर द DAY NRLM, और ये प्रोवाइड करता है सेफ, अफोर्डेबल और कम्युनिटी मॉनिटर्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू द रूरल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं, देर ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क्स, और ये रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है विद एसेंशियल सर्विसेज एंड अमेनिटीज जो कि उस रूरल एरिया में होती है, चाहे वो मार्केट्स हैं, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो एजुकेशन सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं। ये स्कीम को लॉन्च 2017 में करा गया था। चलिए, सो दोस्तों, ये था हमारा योजना मैगजीन का मार्च के महीने का एनालिसिस पार्ट 2 में। तो मार्च का जो महीना था योजना का वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, योजना इनिशिएटिव में मिलेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे, बात करेंगे हम अप्रैल की योजना के एनालिसिस की। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।